हेलो लर्नर्स। सबसे पहले तो वेलकम टू योर ओन लर्निंग यूट्यूब चैनल दैट इज द लर्नर्स। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं? सो क्लास 9 आज आपकी वीडियो जो है ये अपलोड होने वाली है। ओके, जैसा कि आपके स्कूल्स में आई नो अब टाइम चल रहा है, जुलाई अगस्त या सितंबर में क्या होगा, आपके जो समेटिव असेसमेंट वाले एग्जाम्स हो या फिर हाफ ईयरली एग्जाम्स हो, जो भी आपके स्कूल में बोलते हो, या फिर फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स हो, वो होने वाले हैं। तो उनके लिए ये सब जो वीडियोस होगी आज से लेकर के अप टू नेक्स्ट वीक जो है, अप टू नेक्स्ट वीक, जो 2 नेक्स्ट वीक्स में जो आएंगी वीडियोस, उनको आपने अच्छे से देख लिया, समझ लिया, कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर लिया, तो जो भी आपका लर्निंग पार्ट होगा वो आप इजीली कर पाएंगे। क्वेश्चंस जो होंगे आपको जो है अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उनके जो आंसर्स हैं अच्छे से लर्न होंगे। और बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के साथ जब लर्न करते हैं तो लर्निंग भी क्या होती है, इजी होती है। ओके, तो कॉन्सेप्ट को समझिए, डायरेक्ट क्रैमिंग मत करिए कोई भी क्वेश्चन आंसर कि अब क्या है, टाइम ज्यादा नहीं है समझने के लिए। हमने तो अप्रैल मई जून की समर वेकेशन पे निकाल दी और क्या हुआ कि हम हमारे पास अब टाइम नहीं बचा है, तो अब हम जो चैप्टर जो है ज्यादा समझने में टाइम नहीं लगाएंगे और डायरेक्ट क्रैमिंग करने स्टार्ट कर देते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रैमिंग कर लोगे, बट अभी के लिए कुछ बच्चों के जिनकी क्रैमिंग पावर स्ट्रांग है उनके मार्क्स भी हो सकता है आ जाए, बट जो बेस होगा वो क्या होगा, स्ट्रांग नहीं हो पाता है। स्पेशली जिन जो 9th और 10th के स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या सोचते हैं कि हमने +1 में और +2 में हमने क्या करियर जो है वो आगे चल के जो है सिलेक्ट करना है। हमने करियर सेलेक्ट करने से पहले जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है हमारा सब्जेक्ट जो हमने चूज करना है। तो सब्जेक्ट चूज कैसे करोगे, जब आप साइंस जो है अच्छे से इंटरेस्टिंगली जो अभी अभी से अपना बेस को स्ट्रांग बना के चलोगे, तभी तो आगे 11th में है साइंस को चूज कर पाओगे, वेदर मेडिकल और नॉन मेडिकल। ठीक है, तो 9th और 10th के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, अंडरस्टैंड करो कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से, फिर आंसर्स की लर्निंग करो, डायरेक्ट क्रैमिंग पर मत आओ। ठीक है, तो ये तो होगी आपकी जनरल सी बात है। अब हम आ जाते हैं हमारे जो मेन, जो हमने अब स्टार्ट करने वाले हैं आज से आपका फर्स्ट चैप्टर क्लास 9। ऑलरेडी हमारे चैनल पर इससे पहले इस चैप्टर के रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोडेड है, देख ली है तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं भी देखी है, नो इशू, नो वरीज। हम जो है एक डायरेक्ट क्या करेंगे, एक बहुत ही क्विक से रिवीजन करेंगे जो भी टॉपिक्स करे थे हमने इससे पहले। उस वीडियो में क्या था, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट थी, मतलब बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट था इस चैप्टर का, तो वो जो है हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अगर आज आप ये वीडियो से भी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमें करना क्या है, क्या क्या टॉपिक्स हैं। ठीक है, टॉपिक्स की बात करेंगे। सबसे पहले फिजिकल नेचर ऑफ मैटर स्टडी करनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्टडी करना है, फिर करना है हमने स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सभी को पता है, ठीक है, छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, ये हमने पढ़ना है डिटेल में। बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कवर अप करने के लिए, यहाँ से क्वेश्चंस जो होते हैं एग्जाम्स में डेफिनेटली इन पार्ट से आते हैं। ओके, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट में आएगा आपका इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। दो टॉपिक्स हैं, इन्हीं के ही सब टॉपिक्स जो है हमें डिटेल्स में स्टडी करने हैं। और इसके बाद जो लास्ट पार्ट जो है आपका चैप्टर का, वो कवर करता है आपका इवेपोरेशन वाला पार्ट। इवेपोरेशन टॉपिक जो है हम ये सब टॉपिक्स करने के बाद कवर अप करेंगे। ओके, इवेपोरेशन पे भी आएंगे, बट अभी जो है हम ये स्टार्ट कर लेते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अच्छा, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर को समझने के पहले जो है हम जो इंट्रोडक्टरी पार्ट में किया था वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मैटर जो है एक्चुअल में है क्या। हम मैटर को पढ़ने तो जा रहे हैं, तो मैटर पढ़ने जा रहे हैं तो हमें मैटर के बारे में पता तो होना चाहिए कि एक्चुअल में मैटर है क्या। मैटर को समझिए जरा, अपने आसपास एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग्स में कुछ भी चीजें हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको ऑब्जर्व करो और वो किस चीज की बनी है। कभी माइंड में ऐसा कोई क्वेश्चन आया हो कि ये जो चीज है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी सब्सटेंस है, ये किस चीज का बना है, इसका बेस जो है, कि उसको फॉर्मेशन में, उस फॉर्मेशन में जो है कौन सा बेस जो है वो यूज हुआ है, कि क्या उसका बेस है जिस वजह से वो एक सब्सटेंस की फॉर्म में है या एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है, या
किसी भी तरीके से जो है हमारे जो सराउंडिंग में है वो प्रेजेंट है, या फिर वो नॉन लिविंग है। लिविंग का यहाँ पर बात नहीं करेंगे। लिविंग में जो बात होती है वो होती है, अगर लिविंग में बात करें तो हम आ जाते हैं बेस। ह्यूमन बॉडी में जैसे बात करते हैं ना, बेस क्या होता है हमारा ह्यूमन बॉडी का? सेल से। सेल जो है बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ऐसे ही जो है अगर हम हमारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की बात करें, हमारे सराउंडिंग्स की, हमारे एनवायरनमेंट की बात करें, तो वहां पर जो है हम बात करते हैं मैटर की। तो हम बात कर रहे हैं मैटर की, ठीक है। तो मैटर जो है क्या है? बेस है किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन के लिए। अब वो सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट या एनवायरनमेंट में जो भी चीजें प्रेजेंट हैं वो जो है वो नेचुरल है, नेचुरली अकरिंग है, या फिर वो मैन मेड है, डिपेंड्स। ओके। तो वही बेस जो है उस बेस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसकी वो बेस है मैटर। मैटर जो है एक्चुअल में क्या है? मैटर अगर हम पुराने टाइम की बात करें, बिफोर द साइंटिस्ट डिस्कवरी ऑल्सो, तो पुराने से पुराने टाइम पर हम जाए तो उन्होंने भी क्या किया था कि जो हमारा जो पूरा संसार है, अगर हिंदी में कहें, उनके अकॉर्डिंग जो फिलोसोफर्स थे कि हमारा संसार क्या बना है? पंच तत्वों से बना है। कौन से हैं पंच तत्व? कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन में? अगर कोई इंट्रोडक्टरी पार्ट को जो अच्छे से देख रहा है तो लिख कर जरूर बताएं कि कौन से हैं। हम डेफिनेटली कवर अप करते हैं। हमारे पास है एयर, ठीक है, अर्थ, फायर, वाटर, स्काई। ओके। ये हो गए हमारे 5 बेसिक एलिमेंट्स जो कि क्या है? पंच तत्व हैं। और इन सब पर बेस्ड है क्या? मैटर। मतलब हमारी जो साइंस बोलती है वो बोलती है कि मैटर जो है कहीं ना कहीं फिलोसफर्स के टाइम से जुड़ के वहां से ही जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हमने लिया, हमारी साइंस ने लिया, और ये सब चीजों को जो है डिस्कवर कर पाए। ओके। तो ये सब चीजें जो है हमें पता चल गया कहाँ से है? बेसिक एलिमेंट से ही आई। बेसिक जो नेचुरली अकरिंग चीजें हैं वहीं से आई हैं। अब नेचुरली अकरिंग से लेकर के अप टू द मैनमेड जो है मैटर की हमने जो है फॉर्मेशन बहुत सारी चीजों में की। मतलब उसको जो है अपने नीड के अकॉर्डिंग जो है उसको, उसकी शेप को, उसके साइज को किसी भी तरीके से है उसको चेंज किया। ओके। तो वो मैटर जो है, उस मैटर के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये मैटर के एक्चुअल में है क्या, उसका फिजिकल नेचर क्या है। अब सबसे पहले पॉइंट पर आ जाते हैं कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर जो है हमें क्या बताना चाहते हैं कि फिजिकली जो है कैसे है, क्या नेचर है मैटर का। मैटर का फिजिकल नेचर जो है बोलता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और सेकंड जो कॉन्सेप्ट बोलता है कि ये पार्टिकल्स कितने छोटे हैं, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। अगर हम बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, कि ये मार्कर भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होके जो है एक मार्कर फॉर्म हुआ है। ओके। ऐसे ही अगर मैटर, कोई भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, तो कितना छोटा जो है उसका साइज हो सकता है। ओके। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स को समझ लेते हैं पहले। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स को समझने के लिए हमारे पास एक जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं स्कूल का। कोई दो स्कूल जिन्होंने आपस में कंपेयर किया एक क्वेश्चन को, वो कहते हैं कि एक जो है बोल रहा है कि मैटर तो है कंटिन्यूअस है, मतलब ये जो है एज इट इज कोई एक लाइन की तरह एक फॉर्म जिसमें हमें वो दिख रहा है वो एज इट इज ही है कोई भी सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल एक वॉल है, वो वॉल जो है, दूसरा स्कूल बोलता है वॉल जो है कैसे बनी है, वॉल किस चीज की बनी है? ब्रिक्स की बनी है। मतलब ब्रिक क्या हो गया? मैटर का पार्ट हो गया, ठीक है, मैटर। अब ब्रिक भी जो है छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनी है, तो वो क्या हो गया? वो भी एक मैटर का पार्ट हो गया। एक स्कूल ये बोलता है, ठीक है। और जो फर्स्ट स्कूल था वो बोलता है वो कॉन्टिन्यूअसली है, वो एज इट इज जैसे हमें दिख रही है वो वैसे ही उसके शेप एंड साइज में है। ऐसा तो नहीं है ना। तो क्या हुआ? तो जो ये बात प्रूव होती है कि छोटे जो आपस में छोटे छोटे साइज ऑफ पार्टिकल्स जो कंबाइन होते हैं वो क्या बनाते हैं? इट फॉर्म्स अ मैटर। जो मैटर होता है, मैटर की वजह से हमें एक शेप एंड साइज का कोई सब्सटेंस मिलता है, कोई ऑब्जेक्ट मिलता है। ओके। ये पता लगता है हमें इस एक्टिविटी के थ्रू। और क्या एक्टिविटी हो सकती है? और एक्टिविटीज हो सकती है हम जो भी अगर क्या करेंगे,
एक 100 ml बीकर लेना है, उसमें अगर हम वाटर लेते हैं और वाटर में अगर हम डिजोल्व करें, क्या डिजोल्व कर सकते हैं, शुगर या फिर सॉल्ट अगर डिजोल्व करें तो क्या इजीली डिजोल्व हो जाएगी, सभी को पता है ना। सभी को पता है कि शुगर और सॉल्ट जो है क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है इजिली इन द वाटर और या फिर कोई और लिक्विड। फॉर एग्जांपल शुगर विल डिजोल्व इन द मिल्क ऑल्सो। तो अगर हम उसमें 1 स्पून 2 टीस्पून या फिर 2 से भी ज्यादा कुछ अमाउंट ऑफ शुगर जो है हम किसी भी लिक्विड सब्सटेंस में डाल रहे हैं, तो क्या वो क्या हो रहा है, कुछ ऐसा कुछ होगा कि उससे वाटर लेवल जो है उस ग्लास में या उस बीकर में इंक्रीज होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना कि हमने 1 चम्मच जो है चीनी डाल दी 1 गिलास पानी में और क्या हुआ, वाटर लेवल इंक्रीज हुआ, नहीं हुआ ना। चीनी क्या होगी, घुल जाएगी, शुगर डिसॉल्व हो जाएगी। क्यों डिसॉल्व होगी, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो थे, मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर किसके, लिक्विड के। लिक्विड क्या है यहाँ पर, वाटर या फिर मिल्क। तो उसके बीच में क्या था, उसके पास स्पेस थी, ठीक है। स्पेस, उस स्पेस को किसने ऑक्यूपाई किया, शुगर ने या फिर सॉल्ट ने डिसॉल्व होने के बाद। तो हमें यहाँ से क्या पता लगा, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। ओके, हमारे पास दोनों एक्टिविटीज के थ्रू हमारे जो दोनों क्वेश्चंस थे उसके आंसर जो है हमें मिल गए। एक बेसिक जो है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग हमें हो गई, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स, मतलब कुछ बहुत ही छोटे हो सकते हैं, दैट एक स्टेट से दूसरे स्टेट की जो फॉर्म में है वो जो है कन्वर्ट होकर क्या हो सकते हैं, डिजोल्व हो सकते हैं या फिर ऑक्यूपाई कर सकते हैं दूसरे किसी भी स्टेट की जो स्पेस प्रेजेंट होगी उसमें। ओके, लाइक लिक्विड में स्पेस प्रेजेंट थी तो सॉलिड क्या थी, शुगर या फिर सॉल्ट। सॉलिड ने जो क्या किया, सॉलिड सब्सटेंस ने खुद को डिसॉल्व किया, सो दैट जो स्पेस प्रेजेंट थी हमारे वाटर में, लिक्विड में, उसको है वो ऑक्यूपाई कर पाए। ओके, अब हमारे पास फिजिकल नेचर ऑफ मैटर तो हमारे पास पता लग गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या, क्या बताएगा हमें ये, क्या बताना क्या चाह रहा है एक्चुअल में। हमारे पास 3 जो बेसिक पॉइंट हैं वो हमें बताना चाह रहे हैं। क्या बता रहे हैं, क्या हमें जो है बेसिक समझाना चाहते हैं, ये है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, particles of matter are continuously moving and particles of matter attract each other। अब इन सबको वन बाय वन जो है हम समझते हैं कि कैसे जो है स्पेस बिटवीन देम है। हमारे पास इसका आंसर ऑलरेडी मिल गया है हमारे इस क्वेश्चन से, ठीक है, कि हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स और पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब जो कि हमारे पास अगर कोई लिक्विड सब्सटेंस है और लिक्विड में हम कोई भी सॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस जो है उसको डिसॉल्व करते हैं, तो वहां से क्या प्रूव होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पास क्या है, स्पेस है, तभी जो है वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर पाए, ठीक है। कंटिन्यूअसली मूविंग का एग्जांपल कुछ डिफरेंट हो सकता है कुछ एग्जांपल कंटिन्यूअसली मूविंग का, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है कंटिन्यूअसली मूविंग है। एक तो ठीक है, अगर लिक्विड में बोलेंगे, ठीक है, लिक्विड में वही फिर से शुगर सॉल्ट। कुछ एक डिफरेंट एग्जांपल अगर हम लेकर चले, हम इस बार ले लेते हैं एयर में, एयर का एग्जांपल, कि एयर में हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी फ्रेग्रेंट जो चीज होगी, फ्रेग्रेंट चीज अगर हम लेना चाहें, कोई परफ्यूम है या फिर कोई अगरबत्ती ले लो, स्पेशली अगरबत्ती को अगर हम एक रूम के एक कॉर्नर में, ठीक है, चलाते हैं तो क्या होता है, क्या उसकी जो फ्रेग्रेंस है सिर्फ उसी कॉर्नर में ही रहेगी या पूरे रूम में हो जाएगी। अब आप कहेंगे डेफिनेटली पूरे रूम में होगी। क्यों, क्योंकि जो उसकी फ्यूम्स थी वो क्या कर पाई, स्पेस जो प्रेजेंट था एयर में उसमें ऑक्यूपाई किया। ओके, ऐसे कोई भी परफ्यूम जब हम स्प्रे करते हैं तो क्या हुआ, जो फ्यूम्स जो उसमें फ्रेग्रेंस होती है, फ्रेग्रेंस क्या करती है, फ्रेग्रेंस जो एयर में पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें डिसॉल्व होती है, एयर की स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो हमें यहाँ से पता लगता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ठीक है। दो चीजें जो है हमने अपने अकॉर्डिंग समझ ली। और क्या हो सकता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है कंटिन्यूअसली मूविंग का हो सकता है, कोई टेम्परेचर या किसी तरीके से टेम्परेचर का इफेक्ट होता है कंटिन्यूअसली मूविंग जो चीजें होती है उन पर। सोचो जरा क्या हो सकता है। कभी भी अगर हम एक एग्जांपल लेना चाहे, एक कोल्ड वाटर ले लिया और एक हॉट वाटर ले लिया, ठीक है,
कोल्ड वाटर और हॉट वाटर में कोई सब्सटेंस आपके पास मेंशन है, एक कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट हो या फिर अगर कॉपर सल्फेट, अगर आप इसको थोड़ा सा जनरल वे में भी समझना चाहें तो किस तरीके से समझ सकते हैं, एक कॉपर सल्फेट की जगह हम ले सकते हैं हनी का एग्जांपल, हनी, शहद, ओके। शहद के एग्जांपल हम लेंगे, आपकी बुक्स में तो कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है, आप वहां से मुझे पता रीड कर लोगे, ठीक है। अगर इसको एक जनरल वे में भी समझना चाहे तो वो समझते हैं, सो दैट आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जो है अच्छे से हो। क्या होगा, हनी, हनी शहद को क्या करते हैं हम, एक ग्लास में हमने गर्म हॉट वाटर लिया, एक ग्लास में हमने क्या किया, कोल्ड वाटर लिया, फिर उसके बाद जो है हमने दोनों में वन टीस्पून क्या डाल दिया, दोनों में 1 टीस्पून ऑफ हनी ऐड कर दिया, ओके। हॉट वाटर में क्या देखेंगे हम, जो हनी होगा वो इजिली डिजोल्व हो जाएगा, जल्दी डिजोल्व हो जाएगा, टाइम जो है कम लगेगा एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर में डिजोल्व होने में, ठीक है। कोल्ड वाटर में हनी जो डिजोल्व होने में टाइम लेगा, हो जाएगा, बट इतना इजीली नहीं होगा जितना इजीली हॉट वाटर में होगा। एक बार अगर घर पर खुद भी ट्राई कर सकते हो तो आपको डेफिनेटली डिफरेंस जो है देखने को यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ से क्या पता चलता है, जब भी टेम्परेचर जो किसी चीज का हमने रेज किया हुआ है, तो वहां से क्या पता चलता है, किसी भी चीज का टेम्परेचर अगर हम हाई करते हैं तो वो क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं हॉट सब्सटेंस में फ्रीली मूव कर रहे होते हैं लिक्विड, ये भी लिक्विड था, ये भी लिक्विड था, ठीक है, दोनों थे लिक्विड ही, यहाँ पर भी फ्रीली मूव कर रहे थे, यहाँ पर भी फ्रीली मूव कर रहे थे। लेकिन जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो फ्रीली मूविंग पार्टिकल्स क्या हुए, उनकी जो एनर्जी थी मूव करने की वो रेज हुई, उस एनर्जी को बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस ऑन द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, ओके। तो इसीलिए क्या हुआ, जो मिक्स मिक्स करने की जो हमारा टाइम टेकिंग था वो जो है हॉट लिक्विड में वो है डिक्रीज हो गया, ठीक है। यहाँ से हमें किसका इंट्रोडक्शन मिला, काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स में जो कि मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, पार्टिकल्स के, जो भी पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है, अगर उनका टेम्परेचर हाई कर देंगे, मैटर मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका टेम्परेचर अगर हम रेज करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक है। ये यहाँ से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की टर्म हमें यहाँ पता लगी। नेक्स्ट है हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसका कोई एग्जांपल कि अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसको समझने के लिए हम किस तरीके से हैं कर सकते हैं, एक सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों ही चीजों के एग्जांपल ले सकते हैं। सॉलिड, सॉलिड में क्या होता है, बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड कहेंगे अरेंजमेंट है सॉलिड में। लिक्विड में क्या है, लूजली पैक्ड अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, ठीक है। और गैस में तो क्या बोलेंगे, बहुत ही ज्यादा वेरी लूज, है ना। अब ऐसे तो नहीं कहेंगे बहुत ज्यादा वेरी लूज, क्या बोलेंगे, सॉलिड में कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट है, ठीक है, लेकिन लिक्विड और गैसेस में पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर लूजली पैक्ड। और क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर इन केस ऑफ सॉलिड, जो होंगे सॉलिड जो सब्सटेंसेस होते हैं उसमें अट्रैक्शन पावर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एनी लिक्विड और द गैस सब्सटेंस, ओके। और क्या हो सकता है, और कोई एग्जांपल जिससे जो है हम इसको इजीली समझ पाए। अगर हमने, आप लोगों ने अपने स्कूल्स में कभी जो है एक गेम होती है खुली चेन और बंद चेन, ठीक है। खुली चेन क्या मतलब, हर एक जो प्लेयर होता है वो अकेला अकेला ही भाग रहा होता है, तो उसको आउट करना क्या होता है, इजी होता है। ऐसे ही अगर चेन में जो है, चेन में अगर कोई पकड़ रहा है और किसी को आपने पकड़ना है तो क्या होगा, जो चेन होगा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुई, स्ट्रॉन्ग हुई, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हुई मतलब कि अट्रैक्शन पावर ज्यादा थी, तो प्लेयर्स ने क्या किया, इजीली जो है दूसरे को पकड़ना क्या हुआ, इजी हुआ और आउट करना इजी रहा। लेकिन जो अकेले अकेले जो पकड़ रहे थे, जो पकड़ रहा था जिसकी डाइन थी वो भी पकड़ने वाले स्टेट में ही टाइम लगा देगा, और जो भागने वाला है हो सकता है, वो डिपेंड करता है ऑन द कैपेसिटी ऑफ दैट इंडिविजुअल पर्सन की कौन प्लेयर जो है डाइन दे रहा है और कौन जो है पकड़ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ओके। ये एक बेसिक सा एग्जांपल है, ये आपके बुक्स में जो मेंशन है, मतलब एक स्पेशल जो चेन वाला पार्ट है उसको समझाने के लिए कि जब अट्रैक्शन पावर, जब ह्यूमन चेन बनी तो अट्रैक्शन पावर इंक्रीज हुई, मतलब
कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर मैटर जो है अट्रैक्ट ईच अदर, तो उनकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है, वो स्ट्रांग होती है। ठीक है, और क्या हो सकता है इसको समझाने के लिए एग्जांपल, कोई भी सॉलिड चीज को हम ब्रेक करेंगे तो क्या इजीली नहीं ब्रेक होती ना, नहीं होगी ब्रेक। ठीक है, उसको फोर्सफुली ब्रेक करना पड़ेगा। कोई लिक्विड वाटर के कोई भी टैप रनिंग वाटर जो है उसमें से अगर हम हैंड को ऐसे निकालते हैं तो क्या हम हैंड को तो निकाल लेंगे, मतलब उसके जो पार्टिकल्स थे इतने ज्यादा टाइटली पैक्ड नहीं थे, उनके बीच में स्पेस था, तभी जो है हम रनिंग वाटर में से क्या होता है अपना हैंड को मूव कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, गैस गैस का एग्जांपल, एयर में हम इजीली क्या कर रहे हैं, अपने हैंड को हिला सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है एग्जांपल, और कोई एग्जांपल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर पार्टिकल्स ऑफ मैटर को अच्छे से समझने के लिए, दैट अट्रैक्ट्स ईच अदर। कोई और एग्जांपल तो आपकी बुक्स में भी अभी और कोई तो मेंशन नहीं दिख रहा मुझे, कोई और एग्जांपल हो, कोई और किसी और तरीके से जो है ये सब चीजें जो है वो हो सकती हो, तो कोई और एग्जांपल आप अगर बताना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ओके, आई होप जो ये आपके बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्लैरिटी एक मिली होगी। ठीक है, फिजिकल नेचर जो है हमने पता कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमने पता लग गई। हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर जो है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर जो है सभी को पता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड द गैसियस स्टेट। सभी को बेसिक से अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। ठीक है, तो अब हमने क्या देखना है, सॉलिड को समझना है कि सॉलिड स्टेट एक्चुअल में कैसे किस तरीके से जो है, मतलब उसकी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है किस लेवल तक की है, और क्या सॉलिड ऐसा भी हो सकता है कि उसकी स्टेट जो है चेंज भी हो सकती है लिक्विड में, और लिक्विड से वो गैस में भी डेफिनेटली हो सकती है। ठीक है, तो ये सब जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है हम इस कॉन्सेप्ट में करेंगे। ठीक है, सॉलिड स्टेट की हम बात करते हैं। सबसे पहले सॉलिड स्टेट के लिए अगर आप एग्जांपल लें, कोई भी शेप है, फॉर एग्जांपल ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, या कोई आपके पास क्यूब अवेलेबल है, क्यूब की शेप है, या कोई स्क्वायर फॉर्म में या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म में या किसी भी शेप में कोई भी चीज जो है आपके पास, तो वो क्या बोलोगे, आपकी ये एक सॉलिड सब्सटेंस है या फिर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही सॉल्ट और शुगर क्या है, सॉलिड है। क्यों? क्योंकि उनकी एक डेफिनेट शेप है, क्यूब्स होती है शुगर की, आपको डेफिनेटली पता है छोटे छोटे क्यूब्स की फॉर्म में जो शुगर प्रेजेंट होता है। ओके, सॉल्ट के क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और वो पार्टिकल्स क्या है, सॉलिड स्टेट में है। दे आर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस बट दे आर सॉलिड इन स्टेट। ओके, और क्या एग्जांपल है हमारे पास, रबड़ का और स्पॉन्ज का। अब कोई भी रबड़ जो होता है, रबड़ एक सॉलिड है, ठीक है, हमें पता लग रहा है, हम उसको बहुत अच्छे से देखते हैं कि वो एक सॉलिड सब्सटेंस है, बट अगर रबड़ को हम स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है, वो स्ट्रेच होगा ना। तो लेकिन अगर स्ट्रेच को फोर्स को हम रिलीज करेंगे तो वो बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर स्पॉन्ज है हमारे पास, स्पॉन्ज को हम प्रेस करते हैं तो स्पॉन्ज प्रेस हो जाएगी, अगर हम अपने फोर्स को हटा देंगे उसको प्रेस होने से तो वो बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन जो है आ जाएगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है, रबड़ और स्पॉन्ज ये जो है ऐसे सॉलिड सब्सटेंसेस हैं जिनकी जो फॉर्मेशन में है, एक्चुअल जो ओरिजिनल फॉर्मेशन में है, फॉर्मेशन में भी उनके अंदर जो है कुछ एयर स्पेस जो है प्रेजेंट है। उस एयर स्पेस के कारण जो है हम फोर्स जो अप्लाई करते हैं, उस फोर्स की वजह से जो नॉर्मल जो उसकी स्टेट है, सॉलिड स्टेट को रहेगी वो सॉलिड ही, लेकिन उसकी फॉर्म, उसकी शेप, उसकी साइज को जो है हम चेंज कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है इन दोनों एग्जांपल्स में दीज हैव द स्पेस बिटवीन देम, एयर स्पेस प्रेजेंट है। ओके, सॉलिड स्टेट से हमें यहाँ से ये जो है एक अंडरस्टैंडिंग हुई। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लिक्विड स्टेट पर। लिक्विड, वाटर, ऑयल, मिल्क, इन सब का क्या है, कोई फिक्स शेप या साइज तो नहीं है ना, कोई भी साइज तो डेफिनेट नहीं है, ये तो जिस कंटेनर में हम डालेंगे उसी कंटेनर का शेप ये ले लेंगी, लेकिन इनका क्या है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। ठीक है, और वाटर का एग्जांपल हम अगर देखना चाहें, एक जो प्रेजेंट होती है हमारी एक्वाटिक लाइफ अंडर द सी,
लेवल जो सी के सरफेस लेवल से भी बिल्कुल जो एकदम डाउन जहां पर अर्थ वाला लेवल आ जाता है, एंड द डीप सी वाटर अगर हम कहें तो वहां पर कैसे सर्वाइवल है उस लिक्विड स्टेट में। क्या लिक्विड स्टेट में कुछ और गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं उस एयर स्पेस में? अब कुछ गैसेस तो प्रेजेंट होंगे ना डेफिनेटली, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है। तो जो भी हमारी एक्वाटिक लाइफ है वो कैसे सर्वाइवल पॉसिबल है, क्योंकि उस एयर स्पेस में जो लिक्विड में जो एयर स्पेस प्रेजेंट है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। दैट इज हम बोलते हैं ना H2O सिंबल कैसे है वाटर का, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन जो लिक्विड में हमारे जो वाटर में प्रेजेंट होती है उसी ऑक्सीजन के थ्रू क्या होती है हमारी जो एक्वाटिक लाइफ है वो सर्वाइव कर पाती है। ओके, और क्या बोल सकते हैं हम, जो डिफ्यूजन वाला केस है, मतलब डिफ्यूजन मतलब जो लिक्विड्स जो होंगे इजिली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो डिफ्यूजन का केस कैसे लेंगे हम, डिफ्यूजन इज ग्रेटर या फिर हायर इन केस ऑफ लिक्विड स्टेट एज कंपेयर टू द सॉलिड स्टेट। क्यों? क्योंकि लिक्विड्स हैव द स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। ओके, लिक्विड्स में क्या होगा, स्पेस जो है ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। ठीक है, ये पता है, ये अंडरस्टैंड हो गया, बेसिक सा कंसेप्ट है। ऐसे ही हम गैसेस पे अब आते हैं। गैसियस स्टेट का अगर हम समझना चाहें, गैसेस स्टोर्ड गैसेस, कोई ऐसा तो नहीं कोई सिर्फ हमारे एनवायरनमेंट में ही गैसेस है, बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल है हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड। एलपीजी, सीएनजी, ये क्या, और क्या, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ये सब क्या है, स्टोर्ड की हुई गैसेस है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि कहाँ पर होती है यूज, हमारे जो कुकिंग सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है, हमारे घर में, या फिर एलपीजी सप्लाई जो होती है, ओके, वो क्या होती है कुकिंग में जो हेल्प करती है, वो हो गया हमारी एलपीजी स्टोर गैस। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये व्हीकल्स में यूज होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स आपको पता है हॉस्पिटल में यूज होते हैं। ठीक है, अब गैसियस स्टेट की बात तो कर रहे हैं, ठीक है, कि सिर्फ एयर के अलावा हमारे पास और भी गैसेस है जिसको हमने सिलेंडर में स्टोर करके रख लिया। मतलब स्टोर कैसे किया, विद अ हाई प्रेशर जो है उसको प्रेशर के साथ जो है एक कंटेनर में स्टोर किया है, और उस कंटेनर में एक्चुअल में क्या होता है, जो गैस जो है वो कंटेनर, उस कंटेनर की वॉल्स पर जो है प्रेशर लगा रही होती है, इसीलिए वो टाइटली पैक्ड होते हैं। ओके, ये हो गई हमारी गैसियस स्टेट की बात। और क्या बात हो सकती है इसमें, और हाँ, जब हमने ये बात तो कर ली कि जो कंटेनर पर जो है फोर्स लगा रही होती है, जो भी हमने स्टोर्ड गैसेस हैं, तो वो फोर्स जो एक्ट करती है किसी भी स्टोर्ड जो गैस है किसी भी सिलेंडर पर, तो वो कैसे एक्ट करती है, या फिर किसी स्टोरेज सब्सटेंस पर कैसे एक्ट करती है, वो फोर्स किस तरीके से अप्लाई हो रही है। मतलब एक मतलब हम कहें आपका ये 8th का टॉपिक है, यहाँ पर ज्यादा उससे रिलेशन नहीं है, बट एक छोटा सा पॉइंट गिवन है जो कि हमने 8th क्लास में पढ़ा था, आपके फोर्स एंड प्रेशर से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो फोर्स एंड प्रेशर से रिलेटेड मतलब गैस जो है प्रेशर लगाती है ऑन द फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो वो प्रेशर कैसे लगता है, इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। मान लो किसी भी एरिया, ये ओपनिंग है एक गैस सिलेंडर की, तो फोर्स पर यूनिट एरिया लगेगा, सिर्फ उस एरिया में जो है प्रेशर अप्लाई होता है जहां से जो रिलीज हो रही है गैस, या तो उससे, और बाकी एरियाज पे भी लग रहा है, लेकिन जब तक ओपनिंग नहीं होगी या फिर कोई कंटेनर जो है किसी भी तरीके से जो टाइटली पैक्ड है, तब तक जो है वो गैस जो है उस सिलेंडर के या उस कंटेनर के अंदर ही स्टोर रहेगी। ओके, अब गैसियस स्टेट को हम, और एक और एग्जांपल है हमारे पास, स्मेल ऑफ फूड। फूड की जो स्मेल होती है, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना कोई फ्रेश फूड बन रहा है, या फिर हम किसी फूड कार्ट के आसपास से जो है हम वहां से गुजरते हैं, या फिर रेस्टोरेंट के आसपास जिसके बाहर बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है कि अच्छा खाना बन रहा है वहां पर, तो वो फूड की स्मेल जो है हमारे जो एयर में है वो कैसे आती है, और एयर से हमारे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू हम तक कैसे पहुंचती है, मतलब क्यों आ रही है, कैसे आ रही है। तो जो हाई टेम्परेचर पर क्या हुआ, जो फूड था, फूड एक क्या है, सॉलिड सब्सटेंस है, हाई टेम्परेचर उसका कर दिया, तो हाई टेम्परेचर पे जो फूड के जो भी पार्टिकल्स थे वो क्या फ्रीली मूव होने लगे। फ्रीली मूव होने लगे मतलब उसमें से जो भी
फूड की जो स्मेल थी वो उसने क्या किया, वो एयर में आगे, एयर में जो स्पेस था उसको ऑक्यूपाई किया, और स्पेस को ऑक्यूपाई करते करते वो क्या है, जिसने उसके उस फूड की जो स्मेल की जो भी हम कहें, उस गैस की जो स्मेल, फूड के जो स्मेल होगी, फूड की जो स्मेल होगी हमारे एयर में, जितना भी सराउंडिंग एरिया होता है वो उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। इसीलिए वो जो है, हम जब भी उस एरिया के कांटेक्ट में आते हैं तो हमें जो क्या होगा, उस फूड की स्मेल जो है हमें आएगी, और हमें पता लगेगा कि यहाँ पर फ्रेश फूड बन रहा है। मतलब यहाँ से क्या पता लगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम का भी एग्जांपल हो गया, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग का भी एग्जांपल हो गया इसमें, स्मेल ऑफ फूड में। ठीक है, यहाँ तक आपको एक बेसिक क्लैरिटी आई होगी, कॉन्सेप्ट का पता चला होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो अब टॉपिक आता है हमारे पास, वो आता है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर की एक स्टेट चेंज हो सकती है? स्टेट्स ऑफ मैटर क्या मतलब, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर कुछ और भी डायरेक्ट कन्वर्जन हो सकती है क्या, सॉलिड से गैस से, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में, या फिर, ठीक है, तो ये सब चीजें जो है हम इसमें अब स्टडी करेंगे कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। डेफिनेटली है कि हमें ऑलरेडी पता है इसका आंसर, जब आइस, एक साइंस को समझने से पहले एक बेसिक सा एग्जांपल हम सभी को पता है, जब आइस मेल्ट होती है तो क्या होगा, मेल्ट होकर वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। आइस एक सॉलिड फॉर्म में थी और मेल्ट होकर लिक्विड में आई, और उसी लिक्विड को अगर हम हायर टेम्परेचर पर लाते हैं तो क्या होगा, वो वेपर फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस का कन्वर्जन जो है, यही हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या करेंगे, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में चेंज आया एक तो उस वजह से, और इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर में किस तरीके से चेंज आने से जो है, किस तरीके से जो है ये कन्वर्जन होती है हमारी जो मैटर की स्टेट है उसमें। ओके, सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं हम सॉलिड से। सॉलिड में आएगी हमारी आइस का एग्जांपल। ठीक है, आइस को वही हमने मेल्ट किया, क्या अगर रूम टेम्परेचर पर है तो क्या बहुत ही धीरे धीरे से मेल्ट होगी। ठीक है, लेकिन अगर उसको विद हाई टेम्परेचर अगर हम मेल्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, वो बॉइलिंग वाली पोजीशन आ जाएगी। तो हमने एक मेल्टिंग पॉइंट पढ़ना है इसमें, एक बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, अब आइस के लिए अगर हम केस कंसिडर करें मेल्टिंग पॉइंट का, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड। ठीक है, मतलब एक रूम टेम्परेचर भी हो सकता है ये। तो एक सॉलिड फॉर्म जो थी, आइस थी, वो मेल्ट होकर एक लिक्विड फॉर्म में आई, तो उस टेम्परेचर को या उस पॉइंट ऑफ मेल्टिंग को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ओके, और मेल्टिंग पॉइंट में क्या है, हमारा जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास गिवन है 273.15 के इज फॉर केल्विन। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी हमारी इंक्रीज हुई। मतलब काइनेटिक एनर्जी कैसे इंक्रीज हुई, जो सॉलिड आइस थी वो रूम टेम्परेचर पे लाने से क्या हुआ, लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए क्या हुआ, जो उसके पार्टिकल्स थे वो फ्रीली मूव होने लगे, सो दैट सॉलिड जो कन्वर्ट हो पाई वो लिक्विड में कन्वर्ट हो पाई। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हुई विद राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ से हमें पता लगती है एक और टर्म, वो है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है, जब आइस वाटर के कन्वर्जन में तो आ गया, लेकिन हमें कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि जो आइस का जो टेम्परेचर था, मतलब आइस भी ठंडी थी, और आइस जब हम मेल्टेड फॉर्म में अगर रूम टेम्परेचर पे हमें मिलती है तो क्या होता है, क्या ऐसा होता है कि वो जो ठंडी आइस थी वो गर्म हो जाए, या फिर एक नॉर्मल सा रूम टेम्परेचर हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। मेल्ट होने के बाद भी जो आइस का टेम्परेचर, आइस जो कन्वर्ट हुई है वाटर में, तो उसका टेम्परेचर कुछ टाइम तक ठंडा ही रहेगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, वहां से हमें एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वो मेल्ट होने के बाद जो है वो ठंडा पानी ही हमें क्यों ऑब्टेन हुआ। क्यों, क्योंकि वहां पर लेटेंट हीट हुई प्रेजेंट। लेटेंट हीट जो थी मतलब हिडन है, जो कि किसने, लेटेंट हीट का काम था सिर्फ आइस से उसको वाटर बनाना। वो एनर्जी तो यूज हुई, वो यहाँ पर से टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी तो यूज हुई, लेकिन उस एनर्जी ने जो है
वाटर का टेम्परे इतनी एनर्जी नहीं ला पाए कि वाटर के टेम्परेचर को भी जो है वो क्या कर सके, उसको हॉट कर पाए या फिर एक रूम टेम्परेचर पे ला पाए, उतना ज्यादा नहीं, लेकिन एक कोल्ड वाटर जो है हमें ऑब्टेन हो जाए, इतनी सिर्फ जो है मेल्ट हो पाई। और लेटेंट हीट जो है मतलब हिडन हीट है जो कि आइस को कन्वर्ट करने में लग गई इनटू द वाटर फॉर्म। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट पर। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिस भी टेम्परेचर पर हमारा कोई भी लिक्विड, स्पेशली अगर हम वाटर की बात कर लें, तो वो बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वाटर का 373 केल्विन। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वेपराइजेशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वेपराइजेशन नहीं, बॉइलिंग पॉइंट में है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जैसे हमारे पास आइस से कन्वर्ट होने में जो लेटेंट हीट लगी, मतलब हिडन हीट लगी, ऐसे ही कहीं ना कहीं बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी बोलता है, ये कॉन्सेप्ट भी बोलता है क्या कि जब बॉइलिंग पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, वाटर को बॉइल कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा ना जब वो वाटर की जो लिक्विड स्टेट होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द गैसियस फॉर्म। गैसियस फॉर्म में कैसे? इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। तो क्या होगा, वहां पर हमें ऑब्टेन होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब वाटर वेपर हैज मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द वाटर एट द सेम टेम्परेचर। जो वाटर वेपर्स उस सराउंडिंग में जब बनेंगे तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी, जो वाटर वेपर्स इन द फॉर्म ऑफ गैस जो है, जो भी पानी जो है वाटर जो है वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो उसकी एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी, मतलब कह लो क्या है, ज्यादा हो गई, और जो मूवमेंट थी वो ज्यादा हो गई, इसीलिए वो जो लिक्विड थी वो कन्वर्ट हो पाई इनटू द गैसियस स्टेट। और यहाँ से जो है एक हिडन जो है एक और पॉइंट मिला हमें, वो मिलता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट किसका? आइस का। दोनों का आइस में कन्वर्जन में काम किया, लेकिन वहां पर क्या था, हमें कोई टेम्परेचर में इफेक्ट नहीं मिला, कोई देखने को, हमें कोल्ड वाटर ही मिला। लेकिन जब वाटर से वाटर वेपर भी बने तो क्या हम जो है किसी तरीके से उसको जो है मेजर नहीं कर पा रहे, मतलब हमें कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा कि हम उसको हाथ लगा के देखें या कुछ। एक बॉइलिंग वाटर जो है डेफिनेटली हम उसको हाथ तो लगा के नहीं देखेंगे ना कि इसकी वाटर वेपर है, वो हमें जो है थोड़ा थोड़ा सा पता लगता है जब वेपराइजेशन होती है। तो क्या होगा, वाटर वेपर ने जो एनर्जी जो गेन कर रखी है कि वाटर जो है कन्वर्ट हो रहा है वेपर फॉर्म में, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, अब हमने ये कन्वर्जन तो पढ़ ली सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में, सॉलिड हीट की लिक्विड, लिक्विड हीट की गैस में। अब गैस को कूल डाउन होके लिक्विड में भी वापस ला सकते हैं, और कूल डाउन होकर क्या हो सकता है, सॉलिड में भी वापस ला सकते हैं। अब कुछ ऐसा एग्जाम्पल है कि हमारे पास सॉलिड से, मतलब आइस से डायरेक्ट जो है गैसियस फॉर्म बन जाए किसी भी सब्सटेंस की, आइस से क्या होगा, वाटर वेपर बनेंगे, या फिर कुछ ऐसा आइस से डायरेक्ट वाटर वेपर तो नहीं बनने पॉसिबल है ना, कि हमने आइस को कहीं ना कहीं, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट पे हम ला भी रहे हैं, आइस को मेल्ट कर रहे हैं विद हाई टेम्परेचर, तो डेफिनेटली वो उसकी कन्वर्जन पहले वाटर में होगी फिर गैस में होगी, मतलब वाटर वेपर्स में होगी। लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो कि एक सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन वो डायरेक्ट अगर हम कन्वर्ट करते हैं वो गैस फॉर्म जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उसका एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या एग्जाम्पल हो सकता है, कैंपर का। कैंपर होती है ना, कैंपर को अगर हम हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, कैंपर को हाई टेम्परेचर पर क्या करेंगे, बॉईल बॉईल नहीं करना है, एक डिश लेनी है, ये आपका एक एक्टिविटी है, लैब बेस्ड एक्टिविटी। एक कैंपर ली, ठीक है, उसको क्या किया, इन चाइना डिश रख दिया और उसको हीटअप होने के लिए रख दिया, मतलब कि वो एक जो सॉलिड फॉर्म से लेकर किसी, या तो हमें लिक्विड मिलता है या गैस मिलता है। अब कैम्फर जो है लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगी, डायरेक्ट गैस फॉर्म में जो है हमें ऑब्टेन करनी है, गैसियस फॉर्म में। लेकिन हमें जो है वो गैसियस फॉर्म जो है पता भी लगनी चाहिए, या तो हम इसको ओपनली जो है बर्न कर दे तो वो क्या होगा, डेफिनेटली उड़ जाएगी, हमारे जो एनवायरमेंट में होगा वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी। और क्या होगा, अगर हम कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कैंपर को हम हीट अप कर रहे हैं, तो क्या करना है, ऊपर से एक वेसल लगा देनी है, और क्लोज्ड वेसल होनी चाहिए, कोई ग्लास का वेसल,
तो जो भी हीट अप कर रहे हैं तो वाटर वेपर्स जो होते हैं वो हम देख सकते हैं, और वो वाटर वेपर्स जो होंगे उस वेसल के सराउंडिंग में जो है स्टिक हो जाएंगे, और वाटर वेपर्स को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक सॉलिड सब्सटेंस है वो डायरेक्टली इनटू द वेपर फॉर्म जो है आ गई। फॉर एग्जांपल इस प्लेट पर, ये एक प्लेट पर हमने कैंपर जो है रख दी, उसको हीट अप किया, ऊपर से हमने जो है क्लोज कर दिया विद द क्लोज वेसल, लेकिन ट्रांसपेरेंट क्लोज वेसल होनी चाहिए जिसके थ्रू जो है हम देख पा रहे हैं कि कैंपर की जो कन्वर्जन हो पा रही है वो हो रही है इनटू द वेपर फॉर्म। ओके, तो ये कन्वर्जन जो हो रही है फ्रॉम द सॉलिड डायरेक्टली इनटू द गैसियस स्टेट, इस कन्वर्जन को बोलते हैं हम सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों का, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में जो है पूछे जा सकते हैं। तो सप्लीमेशन को जो है अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी के साथ जो है पढ़ना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है हमारे पास इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो हमने देखिए अब नेक्स्ट जो है पॉइंट वो है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। क्या प्रेशर भी अप्लाई करने पर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो है कोई कन्वर्जन हो सकती है किसी भी सब्सटेंस की? डेफिनेटली हो सकती है। हमारे पास एग्जांपल है प्रूफ करने के लिए, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? ड्राई आइस होती है, इसका सेकेंड नेम है ड्राई आइस। इस पर बेस्ड भी रीजनिंग क्वेश्चन आता है, पहले ही कॉन्सेप्ट से पहले ही आपको बता देती हूँ। ओके, सो दैट आप जो है इसकी क्लैरिटी अच्छे से करो कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ड्राई आइस क्या होती है। इसकी कन्वर्जन होती है डायरेक्टली इनटू द गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक 1 atm। आपको बोर्ड पर लिखा हुआ पता चल रहा होगा, 1 atm पर जो है डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट हो सकती है। क्या होता है, इसको जो है सिलेंडर्स में स्टोर किया जाता है। ठीक है, these are stored at very high temperature। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है इसको सिलेंडर पर। लेकिन अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आ जाए, मतलब हमारे जो नॉर्मल टेम्परेचर, जो हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पर आ जाए, तो कन्वर्ट कर देता है उसको, इस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को इनटू द गैसियस फॉर्म। कैसे? एक कंटेनर है, कंटेनर में एक प्रेशर लग रहा है, प्रेशर के साथ जो है हमने गैस को स्टोर किया हुआ है, और अगर इस कंटेनर से जो है प्रेशर डाला अगर ऊपर से, और कहीं से रिलीजिंग जो की रिलीज हुई, तो वो रिलीज होती है, वो सॉलिड जो चीज होगी, वो सॉलिड जो स्टोर हुई ड्राई आइस है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर हमने प्रेशर लगाया और कहीं से रिलीज था उस सिलेंडर में, तो वो रिलीज होगी इनटू द वेपर फॉर्म। कोई लिक्विड फॉर्म नहीं बाहर आएगा उस सिलेंडर से, इनटू द वेपर फॉर्म जो है वो बाहर आएगी। ओके, तो यहाँ से हमें पता लग गया इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज नोन एज द ड्राई आइस। अब इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पर आपका एक जो है एक ये जो चार्ट होता है यहाँ पर अच्छे से नहीं बना हुआ। ठीक है, हम देख लेते हैं एक बार फिर से कि क्या होता है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड कैसे हो सकती है? फ्यूजन के थ्रू। लिक्विड से गैस वेपराइजेशन थ्रू। गैस से फिर सॉलिड में आने में क्या होगा? डिपोजिशन होगी। ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको क्लैरिटी के साथ लिखने होते हैं। ठीक है, बहुत ही क्लियरली ये एरोस को मार्क करना होता है और ये पॉइंट्स को लिखना होता है। ये आपके जो क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन आंसर्स में, आपको ये जो फ्लो डायग्राम बोल लो इसको, तो ये डेफिनेटली आपको ड्रॉ करना होता है। ठीक है, इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो भी क्वेश्चन होगा उसमें ये डायग्राम जो है डेफिनेटली आपको ड्रॉ करना है। ओके, और लिक्विड सॉलिड, अब इसी का ऑपोजिट अगर हम करें तो क्या कर सकते हैं? सॉलिड से गैस में सब्लिमेशन हमने देखी ड्राई आइस की। गैस से लिक्विड में कैसे आते हैं? विद द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, लिक्विड से सॉलिड में कैसे आते हैं? विद द हेल्प ऑफ सॉलिडिफिकेशन। ये जो है इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर का स्पेशली। तो लर्नर्स, ये एक रफ सा डायग्राम जो है ये आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो है कैसे होती है बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में कैसे इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है। सॉलिड कैसे
लिक्विड में कन्वर्ट होगी, फ्यूजन के साथ लिक्विड गैस में कैसे कन्वर्ट होगा, लिक्विड वेपर फॉर्म लेगा तो वो गैसियस फॉर्म में आएगा, और गैस जो है सॉलिड में कैसे आती है, विद द हेल्प ऑफ डिपोजिशन। ओके, अब सॉलिड डायरेक्टली गैस में कैसे आ रही है, सब्लिमेशन हमने पढ़ लिया, ठीक है। और क्या हो सकता है, गैस जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे हो सकती है, इवेपोरेशन का एग्जांपल होता है आपके पास, इवेपोरेशन से और कंडेंसेशन से। इवेपोरेशन हुई मतलब वेपराइजेशन, कंडेंसेशन गैस गैसियस फॉर्म बैक इनटू द लिक्विड स्टेट। ओके, लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो सॉलिडिफिकेशन मतलब वाटर को हमने फ्रीज किया इनटू द आइस, ये होगी हमारी सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। ये इंटर कन्वर्जन जो है, इंटर कन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर पे क्वेश्चन आता है, तो ये डेफिनेटली ये आपका जो है इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला फ्लो डायग्राम को वहां पर बनाना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन रीजनिंग क्वेश्चन जो होते हैं इस टॉपिक से आते हैं। टॉपिक क्या है हमारा, इवापोरेशन। इवापोरेशन का टॉपिक हम सिंस द चाइल्डहुड जो है हम साइंस में पढ़ते आ रहे हैं। इवापोरेशन 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 के बहुत सारे डायग्राम्स, इवापोरेशन का बेसिक से कॉन्सेप्ट सभी को पता है कि इवापोरेशन क्या है। जो लिक्विड जो है जब वाटर वेपर फॉर्म में आ गए, इनटू द गैसियस फॉर्म में आ गया, लिक्विड कन्वर्ट हो गया इनटू द गैसियस फॉर्म, तो उसको बोलते हैं इवापोरेशन, सबको पता ही है। अब हमारे पास जो मेन पार्ट है इसमें समझने का वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवापोरेशन, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन कौन से ऐसी चीजें हैं जो कि एक इवापोरेशन को जो है अफेक्ट करती है, किस तरीके से, क्या जो है रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। सबसे पहले तो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का एग्जांपल लेने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी गिवन है। अगर हम एक रूम में, एक रूम टेम्परेचर पर एक मान लो हमने लैब में ही एक टेस्ट ट्यूब में वाटर स्टोर करके रख दिया और एक चाइना डिश में वाटर को जो है स्टोर करके रख दिया कुछ टाइम के लिए, तो क्या होगा, आफ्टर सम डेज अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो चाइना डिश का वाटर जो है वो इजीली जो है क्या होगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने कोई उसके टेम्परेचर में राइज नहीं किया, कुछ नहीं किया, जस्ट एट द रूम टेम्परेचर हमने थोड़े दिन हमने उसको रख के रखा, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर वाटर जो है चाइना डिश से जो है इजिली कम टाइम में इवापोरेट हो गया एज कम्पेयर टू द दिस टेस्ट ट्यूब। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया जो था ज्यादा था, चाइना डिश का सरफेस एरिया ज्यादा था, तो मतलब वेपराइजेशन इजी थी। तो सरफेस एरिया जो है कैसे, यहाँ से हमें एग्जाम्पल पता कर रहा है, बता दे रहा है यहाँ से हमें कि जो सरफेस एरिया जो है कैसे जो है वेपराइजेशन को इफेक्ट कर रहा है। ओके, इवापोरेशन में हमारा सरफेस एरिया वाला पार्ट ये होगा। टेम्परेचर, अब ऐसे ही टेम्परेचर क्या होता है, अगर हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर फिर से कंपेयर करें, रूम टेम्परेचर पर वाटर रखा है तो वो टाइम लेगा वाटर वेपर्स के कन्वर्जन में, और अगर उसी वाटर को हम हीट अप करते हैं एट अ हाई टेम्परेचर, ठीक है, हीट अप किया जाए तो क्या होगा, वाटर वेपर्स जो होंगे उस वाटर के इजीली जो है फॉर्म हो पाएंगे और जल्दी जो है हम वेपराइजेशन देख पाएंगे। तो क्या हुआ, इवेपोरेशन में किसका इफेक्ट हुआ, टेम्परेचर का भी इफेक्ट हुआ। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कैसे अफेक्ट करती है, फॉर एग्जाम्पल कोई रेनी सीजन है और एक समर सीजन है। समर सीजन में हमने क्लोथ्स ड्राई किए तो वो इजिली जल्दी कम टाइम में हो जाते हैं। ऐसे रेनी सीजन में क्या होता है, क्लोथ्स जो है वेट क्लोथ्स ड्राई होने में क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा एनवायरमेंट होता है, हमारे सराउंडिंग में ह्यूमिडिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, मतलब जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं हमारे एयर में छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं। तो ऑलरेडी जब प्रेजेंट है तो जो एयर को जो है कोई नीड नहीं है, मतलब हमारी सराउंडिंग एनवायरनमेंट में कोई नीड नहीं है, तो जो जो भी वाटर जो मतलब हमारी वेपराइजेशन होनी थी या फिर हमारे एनवायरनमेंट ने जो था गेन करना था फ्रॉम द वेट क्लॉथ, सो दैट की जो वेट क्लॉथ होते हैं वो ड्राई फॉर्म में आ जाए, लेकिन उसको जब जरूरत ही नहीं थी तो क्या हुआ, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसने भी कह दिया नहीं, आई डोंट नीड इट। ये एक बेसिक सा समझने के लिए है, मतलब ह्यूमिडिटी जो है क्या करती है कि ह्यूमिडिटी के कारण जो है जल्दी जो है कोई भी चीज ड्राई नहीं हो पाती, या फिर हम करेंगे वाटर जो है किसी भी चीज से जल्दी से वापोरेट नहीं होगा, वेपराइजेशन इजी नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी उस एनवायरनमेंट में वाटर ड्रॉपलेट या फिर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है। ओके, और क्या है, विंड। विंड क्या हो गया, अगर विंड के टाइम पे थोड़ा सा ज्यादा विंडी सीजन है या फिर ज्यादा हवा, तेज हवा चल रही है तो क्या होगा, इजिली ड्राई अप हो जाएंगे हमारे वेट क्लोथ।
आज कंपेयर टू अगर विंड नहीं चल रही है। क्यों? क्योंकि विंड जो है मॉइस्चर कंटेंट को, हमारे ह्यूमिडिटी को, हम अगर बोले हमारा मॉइस्चर कंटेंट जो वाटर वेपर्स जो प्रेजेंट होते हैं उसको क्या करते हैं, इजिली मूव करती है। इजिली मूव करती है विंड, तो क्या होगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है, स्पेस जो है क्रिएट होती रहती है विंड के कारण हमारे एनवायरमेंट में। तो क्या होता है, क्लोथ्स जो है जल्दी ड्राई अप हो जाते हैं। वेट क्लोथ्स गेट ड्राई अप इजिली इन द विंड। ओके, यहाँ से हमें इस कॉन्सेप्ट की भी क्लैरिटी हो गई। नेक्स्ट आते हैं हम इवापोरेशन कोजेस कूलिंग। रीजनिंग बेस्ड जो टॉपिक बोलेंगे हम वो है ये कि इवापोरेशन जो है कैसे कूल कर रही है। इसके लिए हमारे पास आपके जो बुक में है एग्जांपल्स गिवन है, स्पेशली जो एसीटोन का एग्जांपल गिवन है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है कि जब भी हम अपने पाम पर, अपने हाथ पर एसीटोन, एसीटोन मतलब अगर हम देखना चाहें नेल पेंट रिमूवर आप सबके घरों में अवेलेबल होगा। नेल पेंट रिमूवर को अगर हम अपने हाथ पर डालते हैं तो क्या होता है, कुछ टाइम में वो इवापोरेट हो जाता है ना। तो वो क्या हुआ, लेकिन इवापोरेट होने के बाद जो उसने हमारे जो पाम पर एक कूलिंग इफेक्ट हमें मिलता है। वो क्यों मिलता है, क्यों ऐसा क्या हुआ, टेम्परेचर जो था क्या हमारे पाम का उसने डिक्रीज किया या कुछ ऐसे। अब टेम्परेचर की तो हम बात नहीं कर सकते, पाम का टेम्परेचर तो डिक्रीज करेगा वो, जो हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो था उसमें टेम्परेचर ज्यादा था इसीलिए। और उसकी जो एसीटोन है, एसीटोन की जो क्या है कैपेबिलिटी है टू कन्वर्ट इनटू द वेपर फॉर्म इजिली इन द एनवायरनमेंट, इन द ओपन एनवायरनमेंट। तो क्या हुआ, उसकी वजह से जो हमारा जो इजीली जो वेपराइजेशन हुई, हम बात करें इजीली जो जल्दी जो वेपराइजेशन होती है, उस वेपराइजेशन की वजह से जो है हमारे पाम पर एक कूलिंग इफेक्ट आया। वेपराइजेशन जो है जल्दी हुई, टाइम जो है कम लगा एक लिक्विड को एक जल्दी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एक एग्जांपल हॉट सनी डे में। हमारे रूफ पर क्या होता है, कुछ लोगों को आदत होती है, अब तो क्या होगा एसी का टाइम है, कुछ ऐसा नहीं करता होगा। बट पुराने टाइम में क्या होता था, जो रूफ पर तो थे क्या करते थे पुराने टाइम में, समर सीजन में स्पेशली अपने रूफ पर वाटर स्प्रिंकल करते थे। तो वाटर स्प्रिंकल करते थे तो क्या वो जो हीट होती थी वो क्या होती थी विद द वाटर, जो है वाटर क्या हुआ, वाटर का टेम्परेचर जब वो रूफ का टेम्परेचर ज्यादा था तो वाटर ने टेम्परेचर क्या किया, गेन किया। तो वाटर का टेम्परेचर हाई हुआ तो मतलब वो लिक्विड से डायरेक्ट किसमें, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और जो हीट जो थी रूफ की वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, एक कूल जो है, कूलिंग डाउन जो है, हम कहेंगे कूलिंग डाउन प्रोसेस हो जाता है किस चीज का, रूफ का। ये एग्जांपल है। ठीक है, तो इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, यहाँ से भी बनता है रीजनिंग का आपका एक क्वेश्चन। सेकेंड और क्या बनता है, हमारे कॉटन क्लॉथ्स, कॉटन क्लॉथ्स का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, हमने ले लिया कौन से एग्जांपल ले लिए, हमने एसीटोन का एग्जांपल किया और हमने रूफटॉप का एग्जांपल किया, और हम कर रहे हैं, हम कौन सा कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल, कॉटन क्लॉथ्स का। कॉटन क्लॉथ्स को स्पेशली क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं टू वेयर इन द समर। क्यों? क्योंकि जब हमें स्वेट आता है तो स्वेट अगर कॉटन क्लॉथ्स के अलावा कोई और मटेरियल के हमने वेयर किए हैं तो क्या है, वो इजीली ड्राई अप नहीं हो पाते एज कम्पेयर टू कॉटन। कॉटन जो है इजीली ड्राई अप होती है। ठीक है, तो कॉटन अगर कॉटन क्लॉथ अगर वियर करते हैं तो जो स्वेट होता है, स्वेट क्या होगा, इजीली ड्राई अप होगा। तो इसे तो उसकी वजह से क्या होता है, जब कभी आपने ऑब्जर्व भी किया होगा स्पेशली समर्स में जब स्वेट जो है ड्राई अप होता है तो कॉटन अगर आपने वेयर किया है तो कॉटन की वजह से एक थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट भी आता है और आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहता है। सो दैट जो आपकी बॉडी हीट है वो रिलीज होती है क्यों, कॉटन से। कॉटन जो है, कॉटन के वजह से जो है बॉडी हीट जो है रिलीज होनी इजी है एज कम्पेयर टू कोई और नायलॉन का या सिल्क का, कुछ और जो भी फैब्रिक में अगर कोई मटेरियल में जो भी आपने क्लोथ्स वेयर किए एज कम्पेयर टू दैट कॉटन क्लोथ्स आर प्रेफर ड्यूरिंग द समर। क्यों? क्योंकि जो है कोई स्वेट है तो उसमें स्वेट की इवापोरेशन, स्वेट का वेपराइजेशन इजिली है और बॉडी टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है। ठीक है,
ये हो गई बात हमारी इवापोरेशन की। तो हमारे जो मेन टॉपिक्स थे, जो मेन हमारा चैप्टर है, वो पूरा का पूरा कवर होता है आपका इस वीडियो में। ठीक है, कोई भी टॉपिक में, किसी भी टॉपिक के सब टॉपिक में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्लास 9 एग्जाम्स के टाइम पर ये नहीं कि बस इंपॉर्टेंट बता दो, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझो। अगर वीडियो को ऐसा लग रहा है कि स्लो चल रही है, कि हम स्पीड में देख सकते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन वॉच दीज वीडियोस एट अ स्पीड विद 1.5x। ओके, सो दैट एक बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी तो आए आप लोगों को। ठीक है, बाकी नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम आपका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट। इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड लर्नर्स, टिल देन कीप लर्निंग।